हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे क्लास में जो चैप्टर हमने आज सेलेक्ट किया है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आज का टॉपिक है सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी आज का हमारा टॉपिक है। तो हम इसमें देखेंगे अपने इस क्लास में कि सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है और इस पर इफेक्ट क्रिएट करने वाले जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो किस तरह से इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों पर आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इसको। सॉल्वेबिलिटी, जो सॉल्वेबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature and pressure। ठीक है, ध्यान रखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों सॉल्वेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इस वजह से हम सॉल्वेबिलिटी को चेक करने के लिए जब भी इसको डिफाइन करेंगे, जब भी इसको चेक करने की बात करेंगे, तो वहां पर हम कंडीशन जो है फिक्स रखेंगे। कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन जो है फिक्स रखेंगे। टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट होगा या फिर पर्टिकुलर लिया जाएगा, प्रेशर भी पर्टिकुलर लिया जाएगा, तो दोनों पर्टिकुलर होंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्वेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, देखिएगा, द मैक्सिमम, मैक्स का मतलब आप समझ जाइए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of the solvent। ठीक है, at a particular temperature and प्रेशर। ठीक, तो सॉल्वेबिलिटी की डेफिनेशन लिख दिया हमने, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो ये है इसकी डेफिनेशन सॉल्वेबिलिटी की। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सॉल्वेबिलिटी कितने टाइप की होती है, लेकिन इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वैसे आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे, आप 12th में इतना समझ ही पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। आप इसमें जो है, जैसे मान लीजिए आपने शुगर ले लिया एंड वाटर ले लिया, जो डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वाटर हमने यहाँ एज अ सॉल्वेंट कंसीडर किया है, वाटर को हमने एज अ सॉल्वेंट कंसीडर किया है, तो इसमें हम ये बता रहे हैं स्टूडेंट आप लोगों को कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में शुगर, जो शुगर है उसका जितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है वही उसकी सॉल्वेबिलिटी कही जाएगी। किसकी सॉल्वेबिलिटी कही जाएगी? शुगर की वाटर में सॉल्वेबिलिटी कही जाएगी। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में जो शुगर की वाटर में सॉल्वेबिलिटी है वो क्या है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसका जितना अमाउंट, ठीक है ना, डिसॉल्व हो सकता है वही जो है सॉल्वेबिलिटी होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं सॉल्वेबिलिटी कितने टाइप की होती है और ये कितने प्रकार की होती है। सॉल्वेबिलिटी जो है दो टाइप की होती है। तो ये हम इसके टाइप को देखें
तो सॉल्बिलिटी को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। वैसे बहुत तरह की होती है सॉल्बिलिटी, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें केवल आपको 2 तरह की सॉल्बिलिटी पढ़नी है, ठीक है। एक सॉल्बिलिटी है आपकी सॉलिड टू लिक्विड, और दूसरी सॉल्बिलिटी है आपकी गैस टू लिक्विड। एक है सॉलिड टू लिक्विड और दूसरी है गैस टू लिक्विड सॉल्बिलिटी, ठीक। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं कि लिक्विड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी, मतलब हमने जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई करके बताया है आप लोगों को, उसमें जितने तरह के सॉल्यूशंस हैं, ठीक, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर उतने तरह की सॉल्बिलिटी होती है। अब उतने तरह की सॉल्बिलिटी में से हम सिर्फ किस पर बात करने वाले हैं? सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी पर बात करेंगे एंड गैस टू लिक्विड सॉल्बिलिटी पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी पर कि ये सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी होती क्या है और इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट की जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो सकती है, उसी मैक्सिमम क्वांटिटी को उस सॉलिड सॉल्यूट की उस लिक्विड में सॉल्बिलिटी कहेंगे। बात समझ गए ना आप लोग? सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन हमने जो बोला आप लिख लीजिएगा। हमने ये बोला कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की बात हम यहां पर करेंगे, प्रेशर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर का जो है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ध्यान रखिएगा। प्रेशर का सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए यहां पर हम केवल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है इसको, इस वजह से हम टेम्परेचर को पर्टिकुलर रखेंगे, मतलब उसको फिक्स रखेंगे, तभी इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो ये है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी। अब यहां पर हम बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स की। अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स का मतलब होता है यहां पर कि कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 2 है प्रेशर। टेम्परेचर का इफेक्ट तो आता है लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता, ध्यान रखिएगा इसको कि टेम्परेचर का इफेक्ट इसके सॉल्बिलिटी पर आएगा लेकिन प्रेशर का इफेक्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से आता है, फिर ये देखेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं आता है, ठीक है। आना चाहिए लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, तभी उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से आता है, ठीक है ना, किस सॉल्बिलिटी पर? सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी पर। तो आपको हम बता दें यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्बिलिटी है, कौन सी सॉल्बिलिटी? सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी, ये भी जो है इंक्रीज होगी, ध्यान रखिएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्बिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। कौन सी सॉल्बिलिटी? सॉलिड टू लिक्विड सॉल्बिलिटी, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती क्यों है? तो नॉर्मली होता क्या है यहां पर कि जो सॉलिड सॉल्यूट हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बेसिकली यहां पर वाटर आपका सॉल्वेंट कंसीडर किया गया है और सॉल्वेंट लिए जाते हैं,
लेकिन जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो नॉर्मली रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे इस सॉल्युबिलिटी को लेकर के, उन सभी में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ गए ना आपको? अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घट क्यों जाती है, इसको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान पॉइंट है। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें यह देखना होगा कि व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, जरा हमें इसको देखना होगा। तो जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इक्वेशन आती है। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक इक्वेशन आती है और वो इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा एच इज द एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी को आप यहां ना दिखा के ऊपर दिखा दीजिए। डेल्टा एस इज एंट्रोपी, इज एंट्रोपी, इसको हम एंट्रोपी कहेंगे, एंड टी इज द टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल पर। तो इस इक्वेशन में कौन क्या है आप समझ गए। किसी भी प्रोसेस को होने के लिए, मतलब कोई भी रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना बहुत जरूरी होता है। जब तक डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं हमें ये देखना होगा, और नेगेटिव है तो कितनी नेगेटिव है, या इसका नेगेटिव जो इसकी नेगेटिव वैल्यू हो क्या करने पर इंक्रीज होगी। तो यदि हमें ये पता लग गया तो बता पाएंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर डायरेक्ट क्यों आ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ क्यों रही है, इसको भी हम समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी, जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो प्रोसेस कैसा इंक्लूड होता है वहां पे, एंडोथर्मिक। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल है NaCl, NaCl प्लस वाटर, इसको मिलाकर हमने सॉल्यूशन बना लिया। हमने जब इसको मिला करके सॉल्यूशन बना लिया तो इसमें हुआ क्या, इस सॉल्यूशन में जो ये NaCl है यहां तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, लेकिन जब इसको वाटर में हम मिक्स करते हैं तब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, ये Na+ एंड Cl- के रूप में होता है। अब ध्यान रखिए, जब ये Na+ एंड Cl- आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में से कुछ एनर्जी निकल जाती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, और जब ये सेपरेट होंगे तो जितनी एनर्जी निकाल करके ये जुड़ के ये बनाते हैं उतनी ही एनर्जी इनको चाहिए होती है एक दूसरे को सेपरेट होने के लिए। ठीक है ना, बात समझ गए। मतलब लैटिस एनर्जी के इक्वल हमें एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी तब ये आयोनाइज होगा। तो एनर्जी हम इसको दे नहीं रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन पर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया और ये आयोनाइज हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ, इसको एनर्जी कहां से मिली? तो सिंपल सी बात है, इसको एनर्जी उसी वाटर में से मिल रही है। ये NaCl है, ये वाटर की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके अपने आयन में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। इसीलिए सॉल्यूशन सॉल्वेंट से थोड़ा सा कोल्ड होता है,
थोड़ा सा ठंडा होता है। बात समझ गए? तो यहां पर NaCl ने क्या किया, NaCl ने Na+ एंड Cl- में कन्वर्ट होने के लिए वो वाटर के हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पर हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, यहां डिनोट किया गया है, कौन क्या है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, फिर से एक बार मैंने इसे इक्वेशन को लिख दिया। तो यहां पर जो डेल्टा एच है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर हीट जो है निकलती इसके अंदर से तब कहते हैं हम कि डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, NaCl जो है जब Na+ एंड Cl- में ब्रेक हो जाता है तो ये दोनों सेपरेट होकर अलग हो जाते हैं। तो ये आयन एक दूसरे से फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं इधर उधर, मतलब इधर उधर भागने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। तो यहां जो एंट्रोपी है उसको आप S1 मान लीजिए, और यहां जो एंट्रोपी है उसको आप S2 मान लीजिए। इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, S2 हो गई, इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, S1 हो गई। तो यहां पर एंट्रोपी कम है और यहां पर एंट्रोपी ज्यादा है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें हम कि एंट्रोपी कम होगी या फिर ज्यादा होगी, ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम ये जानेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है वो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो डिसऑर्डरनेस होती है उसी का मेजरमेंट है। द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस of a substance is known as its entropy। मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है, जो उसकी रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस का मतलब एक ही होता है, रैंडमनेस होती है या फिर डिसऑर्डरनेस होती है, उसी रैंडमनेस का जो मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट को हम उस सब्सटेंस की एंट्रोपी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, यहां जब ये NaCl फॉर्म में होता है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, सॉलिड स्टेट में है। तो यहां पर सभी पार्टिकल्स अपने प्लेस पर फिक्स हैं, तो एंट्रोपी यहां कम होगी क्योंकि रैंडमनेस कम है, डिसऑर्डरनेस कम है, सबके सब एक ऑर्डर में अरेंज हैं। लेकिन जब ये अलग हो जाते हैं तो ये मूव करने लग जाते हैं, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, तो इनका ऑर्डर जो है डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर डिसऑर्डरनेस इसके तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि S2 जो है S1 से ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना आपको? जब S2 S1 से ज्यादा होगा तो एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा, यहां पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे आप लोग? एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, कैसे आएगा, जो हम ये कह रहे हैं कि S1 इज लेस देन S2, देन डेल्टा S इज इक्वल टू आएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। जब ज्यादा वैल्यू में से आप कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो S2 में से S1 माइनस किया तो ये वैल्यू किस में आ रही, पॉजिटिव आ रही। तो यहां पर डेल्टा S भी आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान रखिए आप स्टूडेंट्स कि ये प्रोसेस करवाने के लिए, मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए हमें चाहिए डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। जब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी NaCl आयोनाइज होगा, अदरवाइज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और डेल्टा S पॉजिटिव है और T के पहले माइनस लगा है, तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये इतनी पूरी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यदि ये पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यदि ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा S पॉजिटिव है इसलिए पूरी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, और ये पॉजिटिव है, डेल्टा G आपको नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा G नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू से ज्यादा होगी तो मैथमेटिकली यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा G की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और यदि डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव
है और ये ज्यादा हो गई, ये वाली वैल्यू कम हो गई, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो रिएक्शन नहीं होगी, हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। इसलिए हमने कहा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना होगा। यदि टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ये नेगेटिव वैल्यू पूरे उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा होगी तो डेल्टा जी की जो नेगेटिव वैल्यू है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी नेगेटिविटी जब बढ़ेगी तो सॉल्वेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्वेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है। इस इक्वेशन से आपको समझ में आया होगा। दिस इज द थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूशन का थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक, तो ये रहा पॉइंट। तो टेम्परेचर का इस तरह से जो है इफेक्ट आता है। अब हम बात करेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं आता, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं आता। तो जो दूसरा पॉइंट था प्रेशर का इफेक्ट वो नहीं आता, हम जरा इस पर बात कर लें। देखिए इसका रीजन ये है, रीजन समझ जाएगा, आरईएस केवल लिखा हमने, चलो लिख ही दे रहे हैं, नहीं बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, दोनों क्या है, ज्यादा या फिर हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं, दोनों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जब हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो प्रेशर का इफेक्ट आएगा कैसे, बिल्कुल नहीं आएगा। तो लिखेंगे बिकॉज द सॉलिड and liquid both are highly incompressible, ये दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं होते हैं, इसी वजह से प्रेशर का इफेक्ट इनकी सॉल्वेबिलिटी पर नहीं आता। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने देखा सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी क्या होती है। अगला टॉपिक आता है गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। अब ये गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या है, जरा इसको समझिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। जैसा हमने डेफिनेशन पहले बताया वैसी डेफिनेशन यहां पर भी हम बताएंगे आप लोगों को। और ध्यान रखिए गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का इफेक्ट आता है, ठीक है ना। अब कहेंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूट, the maximum amount of gas solute that can be dissolved in 100 gram of solvent is known as its solubility। उसी को इसकी हम solubility कहते हैं। कंडीशन at a particular temperature and pressure, यहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या रखते हैं, हम फिक्स रखते हैं, क्योंकि दोनों इसके solubility को इफेक्ट करता है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा ने जो बोला। अब यहां देख लेते हैं अफेक्टिंग फैक्टर। एक्टिंग फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है टेम्परेचर, फिर दूसरा फैक्टर आता है प्रेशर। ध्यान रखिए यहां दोनों का इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसके सॉल्वेबिलिटी पर दोनों का इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। यहां उल्टा केस है,
सॉलिड वाले से। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, यहां तक हमारा वाटर सरफेस है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है वाटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रखिए सभी गैस तो डिसॉल्व होती नहीं। तो एक इफेक्टिंग फैक्टर आता है नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। जो नेचर ऑफ द गैस वाला इफेक्ट आता है उसमें यह देखा जाता है कि कौन कौन सी गैस वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। तो खैर जो डिसॉल्व हो सकती है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वाटर में वो गैस डिसॉल्व हो सकती है जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें, ठीक है, जो उसके साथ इंटरेक्ट हो, वो डिसॉल्व हो सकती है, बाकी नहीं डिसॉल्व होंगी। एक एग्जांपल हमें ये, जैसे मान लो अमोनिया के कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, यहां तक ये वाटर सरफेस है और ये अमोनिया के पार्टिकल्स हैं। जब ये यहां आते हैं सरफेस पर तो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बॉन्डिंग होने लग जाती है। और जब बॉन्डिंग होती है तो इनकी रैंडमनेस क्या होती है, पार्टिकल्स की कम हो जाती है। रैंडमनेस मींस डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है और ये उसमें एसोसिएट होकर के डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब इनके अमोनिया मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और डिसॉल्व हो जाता है। तो यहां बॉन्डिंग होती है जो वीक अट्रैक्शन है। तो यदि हम टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो यहां पर अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा हो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इन पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, टेंपरेचर सप्लाई कर रहे हैं। जब हम टेंपरेचर सप्लाई करेंगे तो इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, जो है गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे इनकी रैंडमनेस भी बढ़ जाएगी और इनका वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ये दूर भागने लग जाएंगे। इसी वजह से टेंपरेचर इंक्रीज करने से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब अट्रैक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाती है। किसकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ साथ ये भी हीट होगा, लिक्विड है, इसका सरफेस हीट होगा। जब सरफेस हीट होगा तो यहाँ भी पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे वाटर के, जिससे वो भी उसे कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी के लिए यदि आप टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। टेंपरेचर डिक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो पास आएंगे, जल्दी बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रेशर का, कि प्रेशर का इफेक्ट किस तरीके से आता है, जरा इसको देखें। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ये कैसे आता है, प्रेशर का इफेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इंक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये भी बढ़ जाती है। प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि यहां तक आपने सॉल्वेंट लिया है वाटर, और यहां कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल्स हैं, और आपने यहां पर क्या किया, पिस्टन लगा दिया, ठीक, आपने यहां पर पिस्टन लगा दिया कुछ इस तरह से। इसको नीचे की तरफ आप पुश कर सकते हैं।
जब आप इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा, इन गैस का लिक्विड के सरफेस का प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा, आप कंप्रेस कर रहे हैं, पिस्टन को नीचे दबा रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। गैस लिक्विड के सरफेस पर, जो लिक्विड है सॉल्वेंट, उसके सरफेस पर प्रेशर इंक्रीज करेगी, मींस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर बढ़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स भी क्लोज जाएंगे दूसरे के, और लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तेजी से होने लग जाएगी, जिससे वो जल्दी जल्दी एसोसिएट होंगे और उसमें मिक्स होने लग जाएंगे। तो यहां पर इस बात को एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नेम है हेनरी। तो हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने यहां पर अपना एक लॉ दे रखा है, जिसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि हेनरी लॉ क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए। हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। हेनरीज लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the solubility of gas into liquid is directly proportional to its partial pressure। कहने का मतलब यह है कि जो आप गैस ले रहे हो, P गैस, ध्यान रखिए, P गैस का मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर। गैस का पार्शियल प्रेशर आप जितना बढ़ाएंगे, उतना जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हो क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन पे यहां पर हम किससे डील कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के टर्म में डील कर रहे हैं। मतलब इसी मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी को और करके हम लिख सकते हैं, P गैस इज इक्वल टू, जब इसको हटा के यहां इक्वल की साइन लगाएंगे, ये प्रोपोर्शनल की साइन है, जब प्रोपोर्शनल की साइन को हटा के इक्वल की साइन लगाएंगे, हमें यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, दैट इज KH, X गैस, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में लिखेंगे कि कौन क्या है, वेट। इसमें जो P है, P गैस, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना। P गैस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड KH is Henry constant। P gas is Henry constant, ये Henry constant है, और X गैस का मतलब होता है solubility, it is known as solubility। लिख लीजिएगा, यहाँ नीचे जगह नहीं है, लिख ही दे रहे हैं हम। जो यहां पर X गैस है, इसका मतलब होता है solubility, सॉल्युबिलिटी, ये जो सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है वही है गैस की सॉल्युबिलिटी। तो आपसे इसी इक्वेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल बड़े ही टेढ़े मेढ़े आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल आते हैं कहने का मतलब। तो इसके अगली वाली क्लास में हम उसको कराएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए जो आपको पढ़ाया गया, यदि इसमें कोई डाउट हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो, तो आप जो है अपनी दिक्कत, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, जय भारत, जय भारती।